प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, कला और शिल्प का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर होती है। सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी सभ्यता की धातु प्रौद्योगिकी को देखते हैं। हड़प्पावासी द्वारा प्रयुक्त धातुओं में अमिश्रित तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तांबे का भी प्रचलन था तथा यह धातु मुख्य रूप से औजार बनाने में प्रयोग की जाती थी। कांसे का भी प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांसे के प्रयोग की जानकारी थी। इस धातु का प्रयोग मुख्यतः मूर्ति निर्माण में किया जाता था। सोने के प्रयोग के भी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किया गया। सोने की अपेक्षा चांदी का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और सिंधु सभ्यता के नगरों में सोना और चांदी एक साथ पाए गए हैं। हड़प्पा के लोगों के द्वारा सीसा, सखिया, सुरमा और रूपक, जिसे निकिल कहा जाता है, के भी प्रयोग की जानकारी इन्हें थी। हड़प्पाकालीन लोग रूपक, सखिया और मिश्रित धातुओं को बनाने में शीशे का प्रयोग करते थे, यानी इनको शीशे के भी प्रयोग की जानकारी थी। तांबे और कांस्य के अत्यंत सुंदर बर्तन हड़प्पाकालीन धातु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बर्तन बनाने की कला भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात थी। परवर्ती हड़प्पा काल में धातु के बर्तन बनाने की एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया, जिसके अंतर्गत बर्तन को दो भागों में आपस में जोड़कर बनाया जाता था। संपूर्ण हड़प्पा काल में ढलाई की प्रक्रिया बहु प्रचलित थी। विभिन्न क्षेत्रों में सिंधु घाटी में लाए गए कम कीमती पत्थरों से विविध प्रकार के मनके बनाए जाते थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ है, इसे याद रखना कि चान्हू दड़ो और लोथल में उपकरणों के साथ साथ मनका निर्माताओं की दुकानें भी मिली हैं। हाथी दांत का भी प्रयोग होता था। चान्हू दड़ो, लोथल और बालाकोट से सीपियों के वस्तुओं के निर्माण के लिए भारी मात्रा में शिल्प केंद्र प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं मिट्टी के बर्तन। हड़प्पावासी बर्तन कला निर्माण से वाकिफ थे, परिचित थे। बर्तन कुम्हारों द्वारा चाक पर बनाया जाता था। बर्तन लाल या काले रंग के घोल से रंगे होते थे। चाक लकड़ी का बना होता था। बर्तन रंगने का गेरुआ रंग फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज के बंदरगाह से आता था। बर्तनों पर वृत्त, समकोण, त्रिभुज, वृक्ष, शतरंज, पशुओं तथा पक्षियों आदि के चित्र बनाए जाते थे। बर्तनों पर मानवीय आकृतियों का प्रयोग नाम मात्र का किया जाता था। शतरंज का आविष्कार सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है या हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। अब आपको मालूम है कि शतरंज बहुत दिमाग वाला खेल है, बुद्धिमानी का खेल है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दिमागी यानी मानसिक
अभ्यास का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। हड़प्पा के मृत भांडों पर सामान्यतः वृक्ष, वृत्त, ज्यामिति चित्र, मनुष्य तथा मछलियों की आकृतियां बनी हैं। जल संग्रह के लिए प्रयुक्त होने वाले पात्रों को अंदर से डामर जैसे पदार्थ का लेप लगाकर उसे जलरोधी बनाया जाता था। छोटे बर्तन रंग बिरंगे होते थे और उन्हें लाल, काले और कभी कभी पीले रंगों से भी रंगा जाता था। मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते थे। हड़प्पाई लोग विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे, जैसे चमकीले बहुरंगी, छिद्रित, घुंडीदार आदि। चमकीले हड़प्पाई मृद भांड प्राचीन विश्व में अपनी तरह के प्राचीनतम उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है, हाथी दांत, सीपी और शंख से निर्मित वस्तुओं के रूप में दिखाई देता है। हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं में कंघे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कि उर एक स्थान का नाम है, उर से आयात किए जाते थे। यानी उर से आयातित कंघों के समान होते थे। वहाँ पर भी हाथी दांत के कंघों का प्रयोग किया जाता था। हाथी दांत के नक्काशीदार बेलन, जिनका सीलों या मुहरों के रूप में प्रयोग किया जाता था, मिला है। सीपी और शंख से बनी वस्तुओं पर नक्काशी और उन्हें जड़ाऊ करने का काम बहुत लोकप्रिय था। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, सीपी और शंख की वस्तुओं के उत्पादन के दो प्रसिद्ध केंद्र चान्हूदड़ो और बालाकोट थे। अब आते हैं मनकाकारी या मणिकारी पर। जो गोल गोल मालाएं होती हैं उनको मनका कहा जाता है। गोल गोल बनाई जाती है, जैसे माला बनाई जाती है, उसमें जो रहते हैं दाने, उनको हम मनका कहते हैं। मनका भी अनेक प्रकार का होता था, जिसकी जैसी हैसियत उस हिसाब से मनके का प्रयोग होता था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी अमीर वर्ग रहा होगा, गरीब वर्ग रहा होगा, तो जैसी आवश्यकता थी उस हिसाब से लोग मनकों का निर्माण करते थे और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन मनकों का प्रयोग करते थे। मनके सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी, सेलखड़ी, पत्थर, सीपी, शंख तथा मिट्टी आदि के बनाए जाते थे। अनेक स्थानों से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को लाकर उनके मनके बनाए जाते थे। मेहरगढ़ से फिरोज़ा और नीलम का आयात किया जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखना कि कहाँ से किस चीज़ का आयात किया जाता था और क्या निर्यात किया जाता था। तो मेहरगढ़ से फिरोजा और नीलम का आयात किया जाता था। चान्हूदड़ो और लोथल में मनका निर्माताओं की कार्यशालाएं एवं दुकानें पाई गई हैं। सेलखड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे मनका, कंगन, बटन आदि बनाए जाते थे। सेलखड़ी के चूर्ण से चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और सर्वाधिक मनके सेलखड़ी के बनाए गए हैं। अब आते हैं कताई और बुनाई उद्योग, क्योंकि ये भी उनका वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ही है। सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले अनेक तकुओं और तकलियों की खोज से यह स्पष्ट हो जाता है कि कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। कपड़े मुख्य रूप से कपास के बनाए जाते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों से अवशेषों में कहीं से भी पटसन का साक्ष्य नहीं मिला है। कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वैज्ञानिक ज्ञान। सिंधुकालीन सभ्यता गणित की जन्मस्थली मानी जाती है। यहीं संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म हुआ।
हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा विकसित संख्यात्मक प्रणाली में अधिकांश संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे और उन्हें गुणा तथा जोड़ के लिए नवीन प्रक्रियाओं, दशमलव प्रणाली तथा योगात्मक गुणात्मक पद्धतियों का आविष्कार किया था। इस क्षेत्र में पूरा विश्व सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ऋणी है। लोथल में विश्व का प्रथम ज्वारीय पत्तन प्राप्त हुआ है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो डकयार्ड का साक्ष्य मिला है वह लोथल से मिला है। और इस पत्तन का नियंत्रण ज्वार और भाटे के उतार चढ़ाव के संबंध में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की उत्कृष्ट जानकारी पर आधारित है। ये तथ्य है, इसे याद रखना। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से हाथी दांत का निर्मित पैमाना मिला है। जो स्केल है तो मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल मिला है और लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। ये प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में जैसे यूजीसी नेट और कॉलेज कैडर में या एचएस में ये पूछा गया है, तो इसको याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चिकित्सा विज्ञान से भी अवगत थे। वे रोगों के निदान के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। अब एक चीज़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मुहरें। मुहरें मतलब स्टैंप, सील्स जो होती हैं। तो मुहरों का निर्माण भी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। मुहरें सैंधव लोगों की महानतम कलात्मक रचनाओं में से एक है। प्राप्त मुहरों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है। सेलखड़ी से निर्मित इन मुहरों का आकार 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक है। ये मुहरें 2 प्रकार की थीं, वर्गाकार और आयताकार। पहले प्रकार की वर्गाकार मुहरों पर किसी पशु आकृति का उत्कीर्ण और मुद्रा लेख है। दूसरे प्रकार की आयताकार मुहरों पर केवल मुद्रा लेख है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों प्रकार की मुहरें मिली हैं, यानी आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की मुहरें मिली हैं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख राजधानियां थीं। चान्हू से केवल वर्गाकार ठप्पे वाली मुहर मिली है। हड़प्पा की मुहरें मुख्य रूप से आयताकार अथवा चौकोर होती थीं, जो सेलखड़ी की बनी होती थीं। यानी जो मुहरें जो बनी हुई हैं वो सेलखड़ी की बनी हुई हैं। मिट्टी की कुछ पकाई गई मुहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर पशु आकृतियों को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। मुहरों पर अधिकांशतः, ये सब ध्यान रखना आप लोग ना, मुहरों पर अधिकांशतः कुबड़ वाले सांड की आकृति मिली है। इन मुहरों पर दहाड़ते हुए चीते, एक सींग वाले बैल, हाथी, गैंडे आदि की आकृतियां अंकित हैं। ये मुहरें हड़प्पा काल में बहुत लोकप्रिय थीं। अकेले मोहनजोदड़ो से 1200 मुहरें प्राप्त हुई हैं और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सर्वाधिक प्रसिद्ध मुहर पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर है, जिसमें एक चौकी पर आसीन शिव, एक हाथी, चीता, गैंडा और भैंसे से घिरा हुआ है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जो पशुपति शिव की आकृति की मुहर मिली है उसमें कौन से 4 जानवर हैं, तो उसमें हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा हैं तथा उसके पैर के पास 2 हिरन हैं। मार्शल ने इस मुहर पर बनी आकृति को शिव का पशुपति रूप बताया है। आदिशिव के श्रृंग स्पष्ट महिष के हैं। एक दृश्य जिसे बार बार मुहरों पर प्रदर्शित किया जाता है, उसमें एक व्यक्ति को अपनी फैलाई गई भुजाओं द्वारा 2 दहाड़ते हुए व्याघ्रों को पकड़े हुए दिखाया गया है। यह दृश्य
सुमेरियाई गिलगेमस और उसके सिंहों की याद दिलाता है। धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित धार्मिक प्रतीकों वाली मुहरों का समूह भी काफ़ी रोचक है। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त एक मुहर पर नाव का चित्र मिला है। यानी नाव का चित्र कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों स्थानों से मिला है। अब आते हैं प्रस्तर मूर्ति कला। प्रस्तर मूर्ति कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अधिकांश मूर्तियाँ चूना पत्थर की बनी हुई हैं। फिर कांस्य मूर्तियाँ। कांस्य मूर्तियों में सबसे उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की लघु मृण मूर्ति है। यह मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। कांस्य की पशु मूर्तियों में एक भैंस और एक मेष की 2 लघु मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। कांसे की बने खिलौनों में हड़प्पा तथा चानूदड़ों से प्राप्त बैलगाड़ियाँ और इक्कों की प्रतिकृतियाँ प्रमुख हैं। मृण मूर्तियों में मृण मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं, क्योंकि ये खिलौने या धार्मिक वस्तुओं या अथवा दोनों ही रूपों में व्यापक रूप से लोकप्रिय रही होंगी। मृण मूर्तियों के प्राप्त विशाल भंडार में पशुओं और पक्षियों की मूर्तियाँ सबसे अधिक संख्या में मिली हैं। मिट्टी की पकाई गई छोटी मूर्तियों में सबसे अधिक प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्ति है। लगभग 3/4 प्राप्त मृण मूर्तियों में विशाल और विशेषतः कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गाय की जानकारी नहीं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का अस्तित्व नहीं था। अन्य पशु मृण मूर्तियों में कुत्ते, हाथी, भेड़, गैंडा, सूअर, बंदर, कछुआ और अनेक प्रकार के पक्षी हैं। मानवीय मृण मूर्तियों की तुलना में पशु पक्षियों की रचना शैली अधिक जीवंत तथा प्रभावशाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, कला का विकास, शिल्प का विकास अपने उत्कृष्ट स्तर पे था, जिसका बाद के समय में भी प्रयोग होता रहा। इसको आप लोग तैयार करना, अच्छे से तैयार करना और तथ्यात्मक चीज़ें जरूर याद रखना, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा महाविद्यालयी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।